जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक है? और आई होप आप सब ठीक है जी। और आप सब को एक न्यूज़ तो मिल गई होगी कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस अनफॉर्चुनेटली दे आर गोइंग टू रिज़्यूम। और वैसे ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में तो खुल गई हैं कैंपसेस, स्कूल्स बल्कि खुले, सॉरी, यूनिवर्सिटीज़ की जो डायरेक्शन है यूजीसी की, वो यही है कि अंटिल 31 मार्च आपकी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन रहेंगी। एक और उम्मीद आई थी और एक और उम्मीद टूट गई। तो चलें, हम फिर टाइम ज़ाया नहीं करते और लेट्स मूव विद टुडेज़ लेक्चर। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और ये काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को इनका मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग इट, रटा मारने की बजाय आपको ना थोड़ा समझ होनी चाहिए। और इसका क्वेश्चन भी जो आएगा वो तो कोई इतना खास रटे वाला नहीं होगा। रटे की बजाय ना आप थोड़ा इसको समझिएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट रह गया था ड्यूल एस्पेक्ट वाला, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। वन एस्पेक्ट is known as debit और the other aspect is known as credit। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बड़ा मिलता जुलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ। वो कैसे जी? वो कौन सा लॉ है? आपको याद होगा, आप में से जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, काफियों ने पढ़ी होगी, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। ये हमारा काउंटिंग का लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन है, कह लें कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, for every debit transaction there is an equal and opposite credit transaction। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये यूज किए जाते हैं दो एस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए। अच्छा, अब ये क्यों जरूरी है? ये इससे पहले क्या होता था? इससे पहले सिंगल एस्पेक्ट होता था। ट्रांजैक्शन हुई, कैश आया, रिकॉर्ड कर लिया, गया, रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, तो एक ट्रांजैक्शन होती थी, कैश आता था और कैश जाता था, दैट्स इट। उसकी दूसरी साइड पे क्या चीज होती थी, क्या पहलू होता था उस ट्रांजैक्शन का, वो नहीं देखा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि बिजनेसेस कॉम्प्लेक्स होते गए, ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स होती गई, और हर ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो अब एक जगह पे नहीं होता था। दैट वाजंट अ सिंगल इफेक्ट। और जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती गई उतना वो ज्यादा इफेक्ट क्यूमुलेट होता गया। तो अकाउंटेंट्स ने देखा कि यार अब हमारे लिए हर ट्रांजैक्शन को एक एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि एक चेक एंड बैलेंस हो जाए कि हमारी अकाउंटिंग सही हुई या नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जितना ये है उतना ही ये है, यानी अगर आपकी अकाउंटिंग ठीक है तो ये दोनों इक्वल होंगे। और ये एक तरीका बन गया टू चेक द अकाउंटिंग ऑफ द अकाउंटेंट, टू चेक द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस कि क्या हमने वो भी सही किए हैं या नहीं। क्योंकि दो एस्पेक्ट्स का मतलब है कि अगर एक देखिए, एक एक की वैल्यू अगर 1000 आती है, एक साइड की डेबिट, साइड की क्रेडिट की 1500 आती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करते वक्त इक्वल किया था। दोबारा देखें, क्या पता आपको आपकी गलती का पता चल जाए। अगर दोनों 1000 आ गई तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सही है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है, आगे जाके देखेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल आ सकती हैं, फिर भी आपकी काउंटिंग गलत हो सकती है। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए। फिलहाल आप ये याद रखें कि ड्यूअल एस्पेक्ट के 2 रीज़न्स थे। नंबर 1 कि आपकी अकाउंटिंग टेस्ट हो जाती है, आपने सही की है या नहीं। दूसरी, हर ट्रांज़ैक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शन है, उसके मल्टी इफेक्ट्स हैं, मल्टी अकाउंट्स में उसके इफेक्ट जाते हैं। तो वो इफेक्ट्स को तमाम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम एक एक ट्रांज़ैक्शन को 2 पहलुओं में रिकॉर्ड करते हैं, व्हिच इज़ नोन एज़ ड्यूअल एस्पेक्ट। अच्छा, यहाँ से अब जन्म लेता है जी डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है? उससे पहले ये एक वीडियो देखें ड्यूअल एस्पेक्ट के बारे में।
फिर उसके बाद हम ये, एक मिनट जी शेयर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलें ये देखें हम। Be recorded. Hopefully, the dual aspect concept will give you a better understanding. I'm Thomas Harwood and welcome to the Accounting Student, where we create free and short videos so that you can learn about accounting. Today's video is looking at what is the dual aspect concept. To start with, there are a few concepts or rules of accounting. They are well known and referred to by many as the accounting concepts. These concepts and rules are fundamental in preparing the final accounts of an entity. Also, to an extent, the concepts assist in making the final accounts relevant and trustworthy to its users. In total, there are 10 main accounting concepts. Following on from the cost concept is a dual aspect concept, which we will look at in this video. The dual aspect concept states that each business transaction is recorded by means of two opposing accounting entries. In other words, there are two aspects of accounting for a transaction of a business. One can be represented by the assets of the business and the other by the claims against them. It is very important to note that the two opposing entries or aspects are of equal value, i.e. the same amount. The dual aspect concept is compared as an alternative form of the accounting equation of assets equal capital plus liabilities, whereby if one side of the equation is affected by an amount, then the opposite is also affected by the same amount. The double entry bookkeeping system is a great example of the dual aspect concept in practice. It shows that for every transaction, two things are affected. In other terms, there will be a debit and credit entry. Let's now have a look at an example to demonstrate the concept. Carl has recently started his own cleaning business. He decided to buy a new van for the business to transport his cleaning equipment and to get from customer to customer. Kyle bought the van for £40,000 and paid by cheque. Will Kyle need to apply the dual aspect concept, and how will this be recorded in the accounts? Kyle will apply the dual aspect concept because the purchase of the van can be identified as a business transaction, and the dual aspect concept states that each business transaction is recorded by means of two opposing accounting entries, i.e. a debit and credit entry. Therefore, the purchase of the van of £40,000 will cause an increase or debit entry of £40,000 in the value of motor vehicles in the fixed assets, and the opposing entry will cause there to be a decrease or credit entry of £40,000 in the value of bank in the current assets. So that was the definition of the dual aspect concept. If you enjoyed it, press the like button. If you have a question you want answered, leave it in the comments below and we'll try our best to answer it. And if you're not already subscribed, make sure you click the red subscribe button to keep updated. अच्छा बेटा, ये था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के तहत हम लोगों ने इजाद किया डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। और अकाउंटेंट्स ने कहा कि एक तरीका इजाद करते हैं जिससे आसानी से हम दो पहलू हर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड कर लें। तो ये जी डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ से इजाद हुआ। अच्छा, अब डबल एंट्री जो है जी वो आप कह लें कि ए और बी है अकाउंटिंग की, यानी आपने जो अकाउंटिंग करनी है प्रैक्टिकली, उसके लिए जो डबल एंट्री है वो सीखना इज जस्ट लाइक लर्निंग ए बी ऑफ एबीसी।
यानी कि पूरे अल्फाबेट्स का के पहले 2 लेटर्स। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड द स्टार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलवेज। आप अगर कोई चीज अच्छी स्टार्ट करें तो वो एंड भी अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बड़े गौर से सीखना है, समझना, बल्कि आप लोगों ने आई एम प्रीटी मच श्योर ये डबल एंट्रीज आपने की हुई हैं। लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं उन डबल एंट्रीज को थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये जान के आपको भी हैरानगी होती है, बल्कि मैं जब भी बताता हूँ ना, इवन कई टीचर्स से भी बात होती है, तो उनको जान के बड़ी हैरानगी होती है कि डबल एंट्री में क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि आज तक हम डबल एंट्रीज को रटा मारते आए हैं। आप में से कोई मुझे अगर बता दे कि आप लोगों ने डबल एंट्रीज की है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने की है। जी बेटा, आप बता दें आपने डबल एंट्रीज की हैं फर्स्ट सेमेस्टर में? ठीक है जी। और एडजस्टिंग एंट्रीज भी की थी? अच्छा, चले वो नहीं की थी, चले उनकी जरूरत भी नहीं हमें फिलहाल। तो आप लोगों को आइडिया है बस कि क्या है इनका कॉन्सेप्ट। आज देखते हैं जी। आपने रट्टा मारा होगा, सॉरी वीडियो नहीं ऑन। आप लोगों ने रट्टा मारा होगा कि ये चीज जी, एसेट ऊपर तो डेबिट, एसेट नीचे तो क्रेडिट, एक वो टेबल सा भी बनता है। आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें भी वो रट्टा आपका थोड़ा सा रिवाइज होगा। तो याद रखिएगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है। पहले तो मैं ये बता दूं कि डेबिट और क्रेडिट ये मतलब क्या है जी। डबल एंट्री में तो आप वर्ड्स यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट। ये दो वर्ड्स हैं, डेबिटम एंड क्रेडिटम। ये दो वर्ड्स हैं जी लैटिन के। और इनमें लैटिन में डेबिटम का मतलब है व्हाट वी ओन, क्या चीज हमारी मलकियत है। और क्रेडिटम का मतलब है व्हाट वी ओ, क्या चीज दूसरों की हमने ले ली है। सो बेसिकली ये शुरू हुआ था एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए, यानी एसेट्स आर डेबिट एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिट। आते आते फिर एसेट्स की टाइप्स डिफरेंट बन गई, इवॉल्व करती जा रही है ना काउंटिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स आ गए और लायबिलिटीज डिफरेंट टाइप्स की आ गई। फिर इक्विटी का भी पोर्शन बीच में आ गया। पहले तो इक्विटी उस तरह से नहीं होती थी, फिर इक्विटी का पोर्शन आ गया बीच में जी। अच्छा, तो ये सारा बेसिकली इन दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, यानी आइदर देयर इज समथिंग व्हिच वी ओन और देयर इज समथिंग व्हिच वी ओ। या तो आपकी मलकियत है कोई चीज या दूसरे की वाजिबुल अदा है कोई चीज। अच्छा, मलकियत को हम ओन करते रहते हैं और वाजिबुल अदा को हम क्रेडिट करते रहते हैं। लेकिन एक दो ना मैं आपके सामने एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ। यहाँ से ना, अब यहाँ पे आप लोग बेटा चौकन्ना हो जाए जरा। अगर आप लोग सो रहे हैं ना तो थोड़ा सा जाग दें, जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे करने लगा हूँ, डिस्कशन करने लगा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट। भाई आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि एसेट जब ऊपर जाता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, और एसेट जब नीचे आता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह लायबिलिटी जब ऊपर जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं, और लायबिलिटी जब नीचे जाती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपने जरूर पढ़ा होगा एक टेबल। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस को क्या पढ़ा है जी? एक्सपेंस को आप लोगों ने अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूं, डेबिट पढ़ा है। डी आर स्टैंड फॉर डेबिट। ठीक है, तो एक्सपेंस हम ओन करते हैं या ओ करते हैं? अगर आप उस डेफिनेशन से पढ़ें तो एक्सपेंस को आप ओन करते हैं या ओ करते हैं। अच्छा, इसी तरह
आप लोगों ने सेल्स पढ़ा होगा, ठीक है? सेल्स को आपने क्या पढ़ा है? क्रेडिट पढ़ा है जी। तो सेल्स हम ओ करते हैं या ओन करते हैं? ठीक है, वो तो हम कर चुके हैं सेल्स, तो ओ तो ना की, ओन भी नहीं क्योंकि चीज़ हमारे पास से चली गई। तो ये जो डेफिनेशन है डेबिट क्रेडिट की या डबल एंट्री सिस्टम को इस तरीके से समझना कंपैरेटिवली मुश्किल है, कंपैरेटिवली मुश्किल है। इसका आसान तरीका जो हमने याद किया वो तो है रटा मारना, लेकिन मैं एक और तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो समझ लें, वरना रटा तो हमने ऑलरेडी मार लिया हुआ, और जब आप अकाउंटिंग करते रहते हैं ना तो आपको ये चीजें फिंगर टिप्स पे आ जाती है, क्या चीज डेबिट है क्या चीज क्रेडिट है। लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने उधर स्लाइड में भी ये लिखा था कि एक कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। भाई इस कॉन्सेप्ट के तहत, ये शायद आपको किसी बुक में ना मिले, लेकिन ये है भी एक कॉन्सेप्ट और इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। हर ट्रांजैक्शन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है फॉर द कंपनी। एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव अफेक्ट ऑन द कंपनी। यानी कुछ चीजें बुरी, एक चीज बुरी है एक चीज अच्छी है हर ट्रांजैक्शन के अंदर, और एक चीज मुस्बत है एक चीज मनफी है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अगर समझे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि हर ट्रांजैक्शन का एक मुस्बत पहलू है जिसको हम पॉजिटिव या उसको हम कहते हैं डेबिट। मुस्बत पहलू को हम कहते हैं जी डेबिट, या उसका एक मनफी पहलू है हर ट्रांजैक्शन का जिसको हम कहते हैं क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, अब ये बिफोर वी मूव ऑन, ये आप बात सोच लें अच्छी तरह या ज़हन में रख लें कि ये जो डेबिट और क्रेडिट की बात हो रही है या पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ओनर्स के लिए नहीं सोचना। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद करें कि ओनर्स के लिए एक चीज अच्छी है और एक चीज बुरी है, ये नहीं सोचना आपने, बल्कि कंपनी के लिए एक चीज अच्छी है या बुरी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। जी बेटा, सामा का क्वेश्चन है जी बेटा, पूछे पूछे। आप रेज हैंड करना चाह रहे हैं तो रेज हैंड कर लें। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो वो क्रेडिट करेंगे। यार अल्लाह के बंदो, ये किसने आपको बताया है, क्या बात करते हो? हाँ जी। नहीं बेटा, लाइबिलिटी अगर कम होगी तो उसको डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी के ज्यादा होने को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें ना, कंफ्यूजन है ना। हालांकि आपने कितनी ज्यादा ये डबल एंट्री की है पिछले सेमेस्टर में, लेकिन हाँ, अब पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, बिल्कुल जी। हाँ, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पॉजिटिव लाइबिलिटी कम हुई है तो वो क्या है? पॉजिटिव है। बिल्कुल सही आप पहुंच गए जी, लाइबिलिटी कम हुई है, दैट इज पॉजिटिव, जिसका मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अब जहन में रखें कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आने भी चाहिए, और आ रहे हैं तो आप जरूर यहाँ पे लिखते रहें। मैं उनकी तरफ आता हूँ, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ना एक बड़ी बेसिक सी ट्रांजैक्शन करके बताता हूँ कि क्या चीज हमने डेबिट और क्रेडिट की विद यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट। भाई फॉर एग्जांपल, आप लोग अपने घर की अगर बात करें तो आप अ, एक टूथपेस्ट लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? दांत ब्रश करने के लिए आपने एक टूथपेस्ट ली। अब इस ट्रांजैक्शन के भी दो पहलू हैं, इस ट्रांजैक्शन के भी दो पहलू हैं। वो क्या? नंबर वन, एक पॉजिटिव पहलू है और वो क्या है?
कि आपके पास टूथपेस्ट आ गई, आपके पास टूथपेस्ट आ गई। इसी ट्रांजैक्शन का एक नेगेटिव पहलू भी है, और वो क्या है कि आपके पास से पैसा चला गया। ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन दैट यू गो टू द शॉपकीपर एंड यू बाय टूथपेस्ट। नाउ there is a positive aspect, which is that you got the toothpaste, and there's also a negative aspect of this transaction, which is you gave the cash, you are out of that amount of cash, आपके पास से उतना amount of cash गया, ये इसका नेगेटिव पहलू है। अब इसकी डबल एंट्री अगर करनी हो तो याद रखिएगा, जो पॉजिटिव है उसको डेबिट करते हैं। पॉजिटिव क्या हुआ है आपके साथ, आपके पास टूथपेस्ट आ गई है, तो टूथपेस्ट को आपने कर दिया जी डेबिट। कितने रुपए की आई, मिसाल के तौर पे आपके पास टूथपेस्ट आई 100 रुपए की। इसी तरह आपके साथ बुरा क्या हुआ या नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव ये हुआ कि आपके पास से कैश चला गया, पैसे चले गए, और ये पैसों को हम कर देंगे क्रेडिट। कितनी, उतनी ही अमाउंट से, उतने ही पैसे की और उतने की ही टूथपेस्ट आई। तो ये पॉजिटिव डेबिट हो गया, नेगेटिव क्रेडिट हो गया। इसी तरह अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं बेटा, तो कोई भी एसेट जब परचेज करते हैं उस ट्रांजैक्शन के भी दो पहलू होते हैं। नंबर वन, आपके पास वो एसेट आ जाता है ऑफ दिस मच अमाउंट। बुरी बात क्या होती है, आपके पास कैश चला जाता है ऑफ दिस मच अमाउंट। अच्छा, पर आपने कैश पे नहीं, आपने मिसाल के तौर पे क्रेडिट पे या उधार पे ली है, आपने उधार पे वो चीज ली है, तो वो पेबल होगा, नेगेटिव, नाम चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और पहलू, आपने मिसाल के तौर पे एक एसेट लिया 1000 रुपए का, और या तो आपने 1000 रुपया कैश दिया या 1000 रुपया उधार किया, लेकिन आपने 500 उधार किया और 500 कैश दिया, तो फिर ट्रांजैक्शन ये हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो डेबिट और क्रेडिट अभी भी इक्वल हैं, बेशक नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं, बट द टोटल अमाउंट इज द सेम, एंड दिस इज व्हाट ड्यूअल एस्पेक्ट इज। तो एक पॉजिटिव हुआ और दो नेगेटिव हो गए, लेकिन इन सब का टोटल इक्वल होना चाहिए, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट के तहत, इसी तरह अगर आप बेटा मिसाल के तौर पे एसेट आपके पास कम हो जाता है और लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं। एसेट कम हो गया है, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये जी बुरा हुआ। तो एसेट का कम होना जो है वो क्रेडिट है। इसी तरह लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, ये तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव है, इसीलिए हम लायबिलिटी के कम होने को डेबिट करते हैं। ये एक ट्रांजैक्शन ही वैसे ही आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एसेट के लायबिलिटी के डिक्रीज को डेबिट किया जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छी चीज है। एसेट के डिक्रीज को क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह कोई भी एसेट अगर आप लेते हैं तो वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि आपके पास एसेट आता है। ठीक है, इसी तरह लायबिलिटी अगर कोई भी इनकर होती है तो ये एक बुरी चीज है, तो लायबिलिटी के बढ़ने को हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, यानी इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी इज आल्सो क्रेडिट। ठीक है जी, अब मैं आपके सवाल देखता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सवाल किया होगा जो मैं चाह रहा हूँ।
हाँ जी, ठीक है उसामा, आपको क्लियर हो गया बेटा? कंपाउंड एंट्री, बिल्कुल इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं, जहाँ पे एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ये भी आपने शुक्र है पढ़ा हुआ है। तो ये मैं ना बस ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, एक एक सवाल नहीं हम करेंगे डबल एंट्री का, इतना टाइम नहीं, आगे भी हमने चीजें पढ़नी है। यानी जी एक दो सवाल आप लोगों ने तो नहीं किए, मैं कर लेता हूँ। आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी है, चले शायद आ गए हैं। हाँ, हाँ शाबाश, वेरी गुड मोमिना। सर एक्सपेंस अगर डेबिट है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? वेरी गुड। और यहाँ से ना अब सवालों का एक पंडोरा बॉक्स खुलता है, ये मैं मिटा रहा हूँ जी, ये वाला आपको ये समझ तो लग गई होगी, और ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब मोमिना ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि अगर एक्सपेंस हो, तो एक्सपेंस को आपको याद है कि हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, यानी एक्सपेंस के इनकर होने को, बढ़ने को हम डेबिट करते हैं। बेटा ना सिर्फ ये, बल्कि सेल्स को आप क्या करते हैं? क्रेडिट। अच्छा, इसी तरह कैपिटल के आने को, जब कैपिटल नया आता है कंपनी के अंदर, यानी ओनर्स इक्विटी आती है, पैसा शेयर कैपिटल आता है, वो भी क्रेडिट होता है। अच्छा जी, फिर प्रॉफिट अगर कंपनी का होता है तो ये क्रेडिट होता है। सिमिलरली लॉस अगर होता है तो वो डेबिट होता है। ये जो सामने चीजें हैं ना, ये हमें ना थोड़ा कंफ्यूज कर देती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो सामा ने भी यही सवाल किया है। तो ये सिर्फ 4-5 चीजें जो है ना, ये आपने समझ ली ना, तो बल्कि ये एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर ये चारों पांचों चीजें कवर हो जाती हैं, और आपका बेटा डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट से देखें, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आया, इसको हम एक दो दफा रिट्रेट करेंगे। आप लोग इसके एक दो क्वेश्चन जब अगर किए होते आपने इसी कॉन्सेप्ट के तहत, तो ये कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे आ जाना था, अभी भी आपके कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों को। और मजे की बात है, ये कोई टीचर भी नहीं कराता, पता नहीं शायद नहीं करते यहाँ पाकिस्तान में, एसीसी में तो हमें तो ये कराया गया था, इसीलिए मैं ये आसानी के लिए आप लोगों को ये करा रहा हूँ। अच्छा, ये 5 चीजें देखे जी आप। बेटा इसके लिए याद करें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपकी क्लास का ना 1-1.5 मिनट रह गया, अगर क्लास खत्म होगी आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा खुद ही, ठीक है, खुद ही रीजॉइन कर लीजिएगा। अच्छा, चलो जी, रिज्यूमिंग, आप लोगों को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद करना है। क्या? कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स, और एक चीज जो ओनर्स के लिए अच्छी है, जरूरी नहीं वो बिजनेस के लिए भी अच्छी हो, एंड वाइस वर्सा, और जरूरी नहीं कि जो चीज बिजनेस के लिए अच्छी हो वो ओनर्स के लिए भी अच्छी हो। ठीक है, ये बात तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब आप लोग बेसिकली काउंटिंग करें कंपनी की, आपने देखना है कि कंपनी के लिए क्या चीज अच्छी है और बुरी है। उसके लिए ये ज़हन में रखें कि ये जो कैपिटल है, ठीक है जी, ये जो कैपिटल है, बेटा ये कौन इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर? ओनर्स। हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव होगा, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव, बिल्कुल। लेकिन यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे, मतलब आपकी बात ठीक है, आप पहुंच गए हैं, लेकिन कैसे, मैं उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताने जा रहा हूं। ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल रिज्यूमिंग, मैं बात कर रहा था आपसे, सवाल करना सवाल तो नहीं, बेसिकली बता रहा था आपको कि बेटा ये जो कैपिटल है, ये ओनर्स इक्विटी जिसको आप कहते हैं, ये ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है।
अच्छा, ये जो ओनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? ये आपको कोई फी सबीलिल्लाह पैसे तो नहीं दे रहे। ये आपके अंदर एक्चुअली आपकी कंपनी में, यानी यू आर, इफ यू आर द कंपनी, दे आर एक्चुअली गिविंग यू द मनी so that you can earn return for them. So basically ये कैपिटल जो ओनर्स दे रहे हैं, ये भी एक लायबिलिटी है। दिस इज ऑल्सो अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द बिजनेस, क्योंकि ओनर्स ये पैसा माफ नहीं करेंगे कभी भी। वो ये पैसा भी रखेंगे, और उनके भी ज़हन में ये बात है, आपके भी ज़हन में बात है, उनके लिए ऑफिशियल ये बात है, आपके लिए भी ऑफिशियल बात है, लीगल बात है कि दिस मनी हैज टू बी रिटर्न्ड समडे। यानी ये पैसा आप हवा में नहीं आपने बोल लिया कि बस दे दिया तो खत्म हो गया। जस्ट लाइक डेट, यानी जो लोन आपने लिया किसी से, ये भी उसी तरह ही है। उस पे भी रिटर्न देते हैं, इस पे भी रिटर्न देते हैं। सो बेसिकली वो बायर वालों का उधार था, ये अपनों का उधार है। आपके अगर रिश्तेदार आपको उधार देते हैं, दोस्त उधार देते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप उधार खा जाएं, क्योंकि हम खा जाते हैं अक्सर। लेकिन इसका मतलब है कि अपनों ने उधार दिया। बाहर वाले से लोगे तो बाहर वाले ने उधार लिया, वो लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट होगा, ये कैपिटल के तौर पर ट्रीट होगा। बट बेसिकली कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लायबिलिटी, जो कि आपने कभी ना कभी ओनर्स को वापस करनी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो कैपिटल का बेसिकली बढ़ना कंपनी के लिए एक नेगेटिव चीज है, विच मींस दैट इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द लायबिलिटी, it is actually increasing the liability. And just as we जो पिछले लेक्चर में हमने भी लर्न दैट इंक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी इज अ नेगेटिव थिंग एंड नेगेटिव्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, एक बात तो समझ लग गई। दूसरी बात, ये जो कैपिटल है या जिसको आप इक्विटी कहते हैं, ये क्या है? वो हिस्सा जो कि ओनर्स को आपने देना है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ वही हिस्सा नहीं होता जो ओनर्स ने इन्वेस्ट किया होता है। आपको अगर याद हो पिछले सेमेस्टर में, नहीं भी याद तो चले मैं आपको एक वो सिस्टम बता देता हूं क्या होता है कि whenever you earn a profit, whenever the company earns a profit, that profit is for the owners. वो प्रॉफिट किसके लिए होता है? ओनर्स के लिए होता है। तो बेसिकली ये प्रॉफिट भी कंपनी का अपना नहीं है, क्योंकि ये ओनर्स के पैसों से बना, तो ये प्रॉफिट भी अल्टीमेटली ओनर्स को ही देना है। और होता क्या है कि ये प्रॉफिट जाके जी कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, ये कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, विच मीन्स ये कैपिटल को बढ़ा रहा है। और कैपिटल क्या है? वो लायबिलिटी जो ओनर्स की तरफ है हमारी। तो जितना प्रॉफिट ज्यादा, उतना कैपिटल ज्यादा, और उतनी ही लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर ज्यादा। मिसाल के तौर पे बेटा, मैं आप लोगों को अगर 1000 रुपया देता हूँ, और वो 1000 रुपया मैं आपको तो कहता हूँ यार अपना ही समझो, क्योंकि आप चले जो मेरे स्टूडेंट है, शागिर्द हैं, तो अपना ही समझें। और इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना ही समझ के जेब में डाल लें और कुछ भी ना आगे से करें, लेकिन इसका ये मतलब है कि ये 1000 रुपया आपने मुझे वापस करना है। आप इस 1000 रुपये से बिजनेस शुरू करते हैं और उस पर मुनाफा कमाते हैं। अब वो मुनाफा किसका है? वो मुनाफा मेरा है। अच्छा, आपका भी होगा थोड़ा, लेकिन क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं, एक प्रॉपर इंसान है। आपकी भी ज़रूरियात है, एक्सपेंसेस हैं, और आपकी साथ कमिटमेंट थी मेरे साथ, थोड़ा-सा आप ले लेंगे, थोड़ा-सा मैं ले लूँगा। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं है, क्योंकि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी ने कोई सैर-सपाटा नहीं करना, नए कपड़े नहीं खरीदने, खाना-पीना नहीं है। तो कंपनी जितना भी पैसा कमाती है, ऑल ऑफ दैट इज़ ऑफ द ओनर्स। तो
प्रॉफिट जो जो बढ़ता रहेगा वो लायबिलिटी बढ़ती रहेगी। आप जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते रहेंगे, अपना हिस्सा निकाल के बाकी का हिस्सा जो है वो आपने मुझे वापस करना है, तो वो आपकी लायबिलिटी बनता रहेगा। वो प्रॉफिट एक ना एक दिन आपको वापस करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा। तो बेसिकली प्रॉफिट का बढ़ना इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग। अच्छा, अब तीसरी बात, ये तो है कि प्रॉफिट हो तो वो आपने ओनर्स को वापस करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर लॉस हो जाए तो भाई ये तो कंपनी के मजे हैं, क्योंकि लॉस तो आपको देना ही नहीं होता। कंपनी लॉस होती, कंपनी कहती शुक्र है इस साल मुझे कोई प्रॉफिट ओनर्स को नहीं देना पड़ेगा। तो लॉस वाइस वर्सा ऑफ प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, लायबिलिटी को बढ़ा देता है, लॉस उस लायबिलिटी को कम कर देता है। तो लॉस theoretically in that sense is a good sign for the company in that sense, ठीक है, if separate entity concept is applied, loss is a good thing। अच्छा, अब आ जाए जी सेल्स की तरफ। बेटा सेल्स क्या होती है, जितनी ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितनी ज्यादा प्रॉफिट। हाँ जी बेटा, मोमिना ने बिल्कुल ठीक बात की है कि प्रॉफिट ज्यादा होना भी कंपनी के लिए नेगेटिव इसी सेंस में है कि उसको वापस करना होगा और वो क्रेडिट होगा। हाँ जी, उसामा का सवाल है उसी की तरफ बेटा मैं बढ़ रहा हूँ, सेल्स की तरफ, उसी से एक्सपेंस आ जाएगा। सेल्स जितनी ज्यादा उतना आपने पैसा ज्यादा कमाया, जितना पैसा ज्यादा कमाया उतना ही प्रॉफिट ज्यादा। पिछली क्लास आपको याद होगी, हमने एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया था, सेल्स माइनस सीजीएस माइनस एक्सपेंसेस एटसेट्रा, एंड पे जाके प्रॉफिट आता है। तो जितनी सेल ज्यादा होगी उतना ही नीचे तक जाते जाते प्रॉफिट भी ज्यादा ही रहेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो सेल ज्यादा होने का मतलब है प्रॉफिट ज्यादा अल्टीमेटली, एंड प्रॉफिट ज्यादा का मतलब है कैपिटल इक्विटी ज्यादा, और इक्विटी ज्यादा होने का मतलब है लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ज्यादा। इसीलिए सेल्स को भी क्रेडिट किया जाता है। अब फाइनल वर्डिक्ट ऑन एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है जी, एक्सपेंस को डेबिट में किया जाता है। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस इज द आउटफ्लो अगेंस्ट रेवेन्यू, यानी सेल्स जो आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपका एक क्लेम है। तो ये क्या करता है, ये आपकी सेल्स में से माइनस होता है। याद आया आपको, एक्सपेंस जो है वो सेल्स में से माइनस होता है और अल्टीमेटली आप प्रॉफिट पे आते हैं। जितना एक्सपेंस ज्यादा उतना प्रॉफिट कम, एंड which means less liability for the company। तो ये मैं चीजें रिपीट कर देता हूं बेटा, कैपिटल इज अ लायबिलिटी इसीलिए क्रेडिट, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है क्योंकि ओनर्स का ही होता है वो भी, इसीलिए क्रेडिट, सेल्स प्रॉफिट को बढ़ा देती है जो कि लायबिलिटी होता है, इसीलिए क्रेडिट, लॉस बल्कि उस लायबिलिटी को कम कर देता है, रिटेन अर्निंग में से हम माइनस कर देते हैं और या ना भी करें चले, लेकिन लॉस जो है वो उसका मतलब है कोई लायबिलिटी नहीं, इसीलिए डेबिट। एक्सपेंस क्या करता है, उस प्रॉफिट को कम कर देता है, तो इसीलिए वो डेबिट हो। तो अब कोई सवाल है इनमें से तो जी आप पूछ सकते हैं। चलो, या अटेंडेंस याद आई है। जैसे टैक्स को कम करने के लिए, प्रॉफिट कम शो करने के लिए एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल जी, मतलब एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट कम करता है ना, क्योंकि देखें इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने शायद नहीं की, उसका मैं आपको लास्ट टाइम भी आपको एक फॉर्मेट बताया था, सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस एंड इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जितने ज्यादा होते रहेंगे उतना ही प्रॉफिट नीचे तक कम हो जाएगा। तो बेटा यहां से अगर आप देखें, अब आप लोगों को डेबिट क्रेडिट की समझ लग जानी चाहिए। डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एस्पेक्ट, one is positive, the other is negative, okay। Now the positive is written as debit, the negative is written as credit, except for these, मतलब ये जो सामने आपके 4-5 लिखे हुए हैं इनके अलावा सारी हमें समझ लग गई थी, लेकिन ये 3-4-5 को भी हमने जब देखा कॉन्सेप्चुअली जो हमें बज़ाहिर
अच्छा लग रहा था कंपनी के लिए वो अच्छा नहीं है, एंड जो बुरा लग रहा था वो इतना भी बुरा नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी एंट्री अगर दे दी जाए तो आप कर लेंगे रटे के अलावा। मिसाल के तौर पे चलें जी, आप लोग मुझे मेरे साथ रहिएगा। कंपनी एक मशीन खरीद रही है लाख रुपए की, और कंपनी ने 20,000 रुपया कैश दिया है, और कंपनी ने बाकी जो 30,000 है, 30,000 वो उधार कर लिया है, और जो रिमेनिंग 50,000 रह गया है उसके लिए बैंक से लोन ले लिया, उसके लिए बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को, ये बड़ी मुश्किल ट्रांजैक्शन मैंने बना दी है, इसमें ट्रिपल हाइब्रिड एंट्री है। ये कैसे होगी जी? सबसे पहले कंपनी के लिए अच्छा क्या हुआ है? कंपनी के लिए अच्छा ये हुआ है कि कंपनी के पास मशीन आ गई है, कितने की? लाख रुपए की। कंपनी के लिए बुरा क्या हुआ है? सबसे पहले जी पैसा कितना गया? कैश कितना? 20,000। उधार कितना किया आपने, पेएबल जिसको आप कहते हैं? 30,000 का, और बाकी 50,000 का क्या आपने किया? लोन ले लिया जी। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री पूरी होगी। ठीक है, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इक्वल हो गए। एक पॉजिटिव के अगेंस्ट 3 नेगेटिव हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसको इक्वल कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव को। अब सीखने वाली क्या बात होती है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी समझ लग गया। सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा ये नाम सीखने हैं कि ये जो हम नाम लिख रहे हैं, ये मशीन लिखा, कैश लिखा, पेएबल, लोन, ये किन नामों से लिखना होता है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। जो आपको इजी लगता है ना वो नाम लिखें। कुछ नाम ऑलरेडी बने हुए हैं, इस तरह कैश है। ठीक है, अब कैश को कैश लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक आसानी बनी है, सारी दुनिया कैश लिखती है। आप अगर चाहें ना तो आप इसको पैसा लिख दें, आप इसको चाहें जी पैसा लिख दें, आपकी मर्जी है। आप इसको चाहे रुपया लिख दें जी, आपकी मर्जी। बट नाम वो लिखें, यूज करें जो कि इजी टू अंडरस्टैंड और वाइडली यूज्ड है। वही बात कंपेरेबिलिटी और रेलेवेंसी की बात आ जाती है। तो ये नाम कुछ बन गए हुए हैं जिनसे आपने लिखना है। मशीन है जिस तरह, ठीक है, मशीन को मशीनरी लिख दें, मशीन लिख दें, प्लांट लिख दें। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, सिर्फ आपने इन नामों को अब सोचना है गौर से, और इनको सोच के लिखना है। हाँ, ये बिल्कुल देखा, ठीक है काजी उसामा ने, और बिल्कुल ठीक आयशा ने भी कहा, मशीन आ गई, ये हमारा पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये जी हमारा था डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। एक और ट्रांजैक्शन चले आपके लिए कर देते हैं। आप ग्रोसरी करने जाते हैं, सिंपल एक आपकी घरेलू एग्जांपल भी दे देता हूँ ना, ताकि समझने में ज़्यादा रिलेट कर सकें आप, आसानी हो। आप ग्रोसरी करने जाते हैं, ठीक है, और ग्रोसरी करने में आप क्या-क्या चीज़ें लेते हैं जी? कुछ चीज़ें लेते हैं बहुत सारी, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रोसरी करते वक़्त चिप्स लिए, ग्रोसरी करते वक़्त आपने चॉकलेट्स ली, ग्रोसरी करते वक़्त आपने यही चीज़ें लेते हैं, फ़िज़ूल की चीज़ें, काम की चीज़ें तो बहुत कम ही होती हैं जी। अच्छा, ग्रोसरी करते वक़्त आपने और क्या लिया जी? खाने-पीने का सामान लिया। चलें जी, अब ये देखें ना, मैं मेरी मर्ज़ी है, मैं क्या मर्ज़ी लिख रहा हूँ इनके नाम। ठीक है, आटा लिख लिया, फीड लिख दूँ, गंदम लिख दूँ। ग्रोसरी करते वक़्त आपने जी चीनी ली, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ग्रोसरी करते वक़्त आपने एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। अब इन सब के अगेंस्ट आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ें
अगर इनका टोटल भी करने 100 रुपए के आपने चिप्स लिए, 200 रुपए की आपने चॉकलेट्स ली, 200 रुपए का आपने आटा लिया जी, चीनी महंगी हो गई है, आपने वो भी ली 150 रुपए की जी, और आपने जो दीगर सामान है वो दीगर सामान लिया 350 का। ये कितना बना? ये आपका टोटल बिल बना जी 1000। अच्छा, आपने ये जो 1000 रुपया है इसमें से कैश दिया 300 का। 300 रुपया आपने अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया, यानी 1 मिनट, 300 रुपया आपने अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हुए यानी अपने एटीएम कार्ड से दिया। कितना हो गया? 600 हो गया। अभी भी 400 का क्रेडिट रह गया है, तो ये 400 आपने उधार कर लिया जी दुकानदार से। ये देखिए, ये कितनी हाइब्रिड एंट्री है कि इसमें 4-5 डेबिट हैं, 3-4 क्रेडिट हैं। तो ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स से जब आप देखेंगे तो ये आपके लिए आसान तरीन एंट्री होगी। वो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो रटा ही नहीं मारना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक्सेट्रा। इस कंफ्यूजन में नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपका 1000 रुपए की का सामान जो है वो इस तरह हुआ। यही बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन याद आई आपको? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड इक्विटी, मतलब वो इक्विटी भी लायबिलिटी ही है। तो ये बेसिकली आपके पास था, और ये जो आपके पास आया, यानी ये सारा कुछ आपके पास आया, और ये कहां से आया? इधर से आया। या इन अदर वर्ड्स, ये सारे पैसे थे आपके पास, ये किधर लगे? इधर लगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा जी, ये पर्सनल एक्सपेंस तो बिजनेस के व्यू से ड्राइंग्स अकाउंट ही आएगा। जी बेटा, ये मैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बाकी आपकी बात ठीक है, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा उसको हम क्या करते हैं, ये हुरैरा ने सही बात बताई है आपको, कि आप ड्राइंग्स जो है वो क्या होती हैं? एक्सपेंस, या एक्सपेंस भी छोड़ें, हमने तो रटा मारा ना ड्राइंग क्योंकि एक्सपेंस है तो इसीलिए हम उसको डेबिट करते हैं। भाई ड्राइंग्स करती क्या है? ड्राइंग्स आपके कैपिटल को कम कर देती हैं। ड्राइंग्स आपके कैपिटल को कम कर देती हैं, यानी अब वो पैसा आपने ओनर्स को नहीं देना, तो ये पॉजिटिव बात है। दूसरा, एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रटा मार ले, वो भी ठीक है जी, वो भी ठीक है, रटा भी मार ले, कोई मसला नहीं। हमने भी पूरी जिंदगी रटा ही मारा था, लेकिन बाद में हमें कॉन्सेप्ट का पता चला। और वो जाएगा क्या हमारे पास है? कैश जाएंगे या गुड्स जाएंगे, जो भी लेगा मालिक, शेयर होल्डर, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपके साथ ना एक आपकी पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ, और थोड़ा ना डेबिट क्रेडिट के बारे में या डबल एंट्री के बारे में ना वीडियोस हैं। इसमें थोड़ा-सा आपको ना ये पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है। ये तो आपको वो पुराना एसेट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा, ठीक है? ये ना आप ज़रा समझें इसको, और इसके बाद ना फिर क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। Hello. Welcome to this short video tutorial where we hope to explain double entry bookkeeping in under 10 minutes. We're going to start off by having a look at the accounting equation. Do remember though, when watching this video, you can pause or rewind at any time. So the accounting equation.
The accounting equation is basically the resources in the business equals the resources supplied by the owner. The resources in the business refer to things that the business actually owns, such as fixtures and fittings and computer, and the resources supplied by the owner refers to the resources, money, etc. that the owner has put into the business. Now, we just have a look at the terminology with these. The amount of resources supplied by the owner is referred to as capital. The actual resources that are in the business are called assets. So the fixtures and fittings, the computer, and so on, they're referred to as assets. So that gives us our accounting equation. And in our accounting equation, assets, the resources that are actually in the business, equals to capital, the resources supplied by the owner. Now, we can extend this by including liabilities. So liabilities represent the amount owing to people other than the owner, or owners, in relation to the supply of the assets. So therefore, our accounting equation now becomes assets equal to capital and liabilities. So this is the accounting equation. Now it is an equation, so it must balance. So assets, the total of assets, must equal the total of capital and liabilities. Now this means a few things which are very important. Firstly, every time there is a transaction, it must have an impact in two areas. And after the impact of that transaction, the accounting equation must still balance. So in other words, if capital goes up, assets will go up. Or if an asset goes up, another asset might go down. But you can see there are two aspects to every transaction, and after the transaction, the equation must still balance. Now we're going to look at how this will be recorded into the double entry bookkeeping system. So we start off by looking at the double entry principle. So the double entry principle is basically as follows. Every business transaction has a twofold aspect. That's what we were just talking about. A transaction will have an impact in two areas. Both sides of the transaction must be recorded. The double entry system has an account for every asset, every liability, and for capital. And when we say that it has an account, we mean it has a ledger account. So therefore the transactions are recorded in the ledger, and the ledger has a range of accounts. In a ledger account, you will have an account that looks like this. It looks like they're called T accounts. It looks like a capital T. You'll have the name of the account here. So the name could be computer account, or fixtures and fittings account, or capital account. Over here on the left hand side it is referred to as the debit side, and on the debit side you'll have three columns. One column for the date, one column for the details of the transaction, and one column for the financial amount. On the other side here, on the right hand side, it's referred to as the credit side, and we'll have the same three columns. We'll have a column for the date, we'll have a column for the details, and we'll have a column for the amount in money terms. So this means when there's a transaction, there's two things that you have to decide. Firstly, what are the two accounts involved? So there'll be two ledger accounts involved. So you have to decide which of the two ledger accounts. And then secondly, which ledger account do you debit? And by debit I mean which ledger account do you put the transaction on the debit side. And then if you put the transaction on the debit side of one account, you must put the transaction on the credit side of the other account. So there's the thing. You need to pick the two accounts, and you're going to debit one and you credit the other. Usually identifying which of the two accounts is relatively straightforward, but deciding which one to debit and which one to credit can be tricky. So we're going to have a look at that now. So to decide which account we're going to debit and which account we're going to credit, we have a list of rules. Now here we have the rules shown in a table. So we're just going to talk down through these one by one. So
If we're looking at an account that is an asset account, and we want to record an increase in that asset account, we will put the transaction on the debit side of that account. In other words, on the left-hand side. If we're looking at an asset account and we want to decrease that account, we want to record a reduction or a decrease in that asset, we will put the amount on the credit side of that account, the right-hand side. Now, liabilities and capital, in terms of the debit and credit, operate the same way. So for liabilities, to record an increase in a liability, we will put the transaction on the credit side of the account. And likewise for capital, to record an increase in capital, we will put the transaction on the credit side. If we want to record a decrease in a liability, we will put the transaction on the debit side of the liability account. And if we want to record a decrease in a capital account, we will put the transaction on the debit side of the capital account. You must know these rules, so do try and learn them off. A handy little rule for remembering double entry is the following. You debit the receiver and you credit the giver. In other words, the account that receives a benefit, the transaction is recorded on the debit side, and the account from which the benefit came is recorded on the credit side. So in other words, if you put money into a business bank account, the bank account receives the money, you'll debit the bank, and you will credit wherever the money came from. Now, to explain some of these rules and to show how the system works, we're going to do a quick little example. Now, I'm just going to read down through this example and then we'll actually go and do it. So in this example here, we see Patrick started business on the 1st of March. The following is a list of his first 3 transactions. So March the 1st, Patrick started business by lodging 100,000 in the business bank account. On March the 2nd, he bought premises for 70,000, paying by cheque. And on March the 3rd, he purchased goods costing 12,000 on credit from Adrian. So what we're required to do here is enter the above transactions into Patrick's ledger accounts. So we'll go down through each one of these in turn. So starting off with March the 1st. So Patrick started business by lodging 100,000 into the business bank account. So to record this, we need 2 accounts. We need a bank account, and Patrick's putting the money in, so we need a capital account. So here I have my bank account, and here I have my capital account. Now the money is going into the business bank account, so what I'll put in here on the debit side of the bank account, the date, the reference to the other account capital, and the amount of money. And then since I am debiting the bank account, I will credit the capital account. And it'll be the same thing. I'll have the date, reference, and the money. So just write those in there. March the 1st, bank 100,000. Now the second transaction. Bought premises for 70,000, paying by cheque. Cheque implies bank, so we're going to use the bank account, and we have a new asset here, premises, so we need to create a ledger account for premises. We already have the bank account, so if you look at your bank account, you see from earlier, you already have a transaction on it. So down here, we'll have a premises account. Now, in this case, we're going to credit the bank because the money is going out. We're decreasing an asset. So March the 2nd, premises 70,000. And down here, we're increasing the asset of premises. So we will debit the premises account. So we have March the 2nd, bank, and 70,000. Now, thirdly, we have purchased goods costing 12,000 on credit from Adrian. Now, what I need here is a purchases account, buying goods in, and Adrian is going to be a creditor, so that's a liability. So I need 2 new ledger accounts here, purchase account and an Adrian account. The goods are coming in, so what I'll do is I will debit the purchase account. And of course, if I'm debiting the purchase account, I must be crediting the other account. And anyway, that's correct, because Adrian is a creditor. In other words, it is a liability. So that is the 3 accounts recorded. So I'll just summarise quickly on what we've been talking about. Now, we've just gone slightly over our 10 minutes. We'll just run down through a quick summary. Firstly,
A debit DR represents an asset and a credit CR represents a liability or capital. If a transaction requires you to increase an asset, so to increase an asset, you debit the asset account with the amount of the increase, and to decrease an asset, you credit the asset account. Now for capital and liabilities, if a transaction requires you to increase liabilities or capital, you credit the account with the amount of the increase, and to decrease a liability or capital, you debit the capital or liabilities. And also remember, which is vitally important, for every transaction, a debit will have a corresponding credit, and vice versa. So that's it. Hope you find it beneficial. Thank you very much. जी बेटा, तो आपने देखा जी कि ये वही पुराने रूल्स थे जिनके मुताबिक आपने ये डबल एंट्रीज की थी। ये भी रिवाइज करना जरूरी था और ये भी एक